गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सीटेट का पेपर शिफ्ट हो गया है, तो अब हम पहले से बेहतर तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं आपको करवा रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं सीडीपी का सेक्शंस के पेपर डाल रही हूँ पिछले सालों के, और प्रीवियस ईयर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास पहले से काफ़ी टाइम है और शायद की बार पेपर एक ही बार होगा, तो अपनी तैयारी बहुत ही ज़्यादा दुरुस्त रखिएगा। तो बच्चे को छोड़कर अन्य सभी की लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो जो हमारा संस्कृति है, मीडिया है, समाजीकरण है या फिर ट्यूशन है, तो हमें सही आंसर पर टिक करना है। तो जो हमारी संस्कृति है उससे तो हम बायस होते ही हैं, जैसे कि हम अपने घर में भी देखते हैं, अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं उनसे भी सीखते हैं। मीडिया भी लिंग के बारे में बताता है हमें। समाज से भी हम लिंग अवधारणाओं के बारे में, भूमिकाओं के बारे में ग्रहण करते हैं। ट्यूशन ही ऐसी चीज़ है जिससे हम इन सभी भूमिकाओं से परे हैं। एक बात और है, जो ये अभी पेपर करवा रही हूँ, ये 2011 से लेके 2019 तक सबसे जो मुश्किल पेपर है, जो सीडीपी का सेट है, ये वो वाला है। ठीक है, तो इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। शायद एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो आपको 2 बार भी देखनी पड़ सकती है, तो क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि उसकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी अवधि पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। ये बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तो जो इसका आंसर है पक्षपाती, तो ये है नहीं। पक्षपाती जहाँ भी ऑप्शन में आ जाए वो ऑप्शन का राइट आंसर हो नहीं सकता। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो समझना मुश्किल है, ऐसा तो नहीं है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, ये भी नहीं है। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकाधी बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के लिए बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है कि पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। ऐसी बात तो नहीं है, कि हम किसी बच्चे का परीक्षण अच्छे से नहीं कर पाते हैं, वो एक बात है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि परीक्षण सहायक ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात गलत हो गया। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि बढ़ाने का मतलब क्या है? जब आपकी जो आपको समझ में आना चाहिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसी को तो बुद्धि कहते हैं ना। ऐसा कुछ थोड़ी है कि समझ में नहीं आ रहा है तो वो है, तो ये तो नहीं है। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, ये भी एनवायरनमेंट का और हेरिडिटी का, दोनों का इक्वल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ये सिद्धांत दिया था। हाँ, कि हर बच्चे का लेवल अलग अलग होता है। ठीक है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे के सीखने की ज़रूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चे को प्रगति की निगरानी करने और उसके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो देखिए क्वेश्चंस, बच्चे को सीखने की ज़रूरतों को जानने और तंदुरुस्त शिक्षण का रणनीतिक चयन करने में, ये बात सही है। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित हमें कुछ भी नहीं करना, बच्चे को हमें क्रिएटिव माइंडेड बनाना है बस। बच्चों को प्रगति की निगरानी करने और उसको सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, ये ऑप्शन कुछ सही लग रहा है। बच्चों को प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए हमें उपलब्धि स्तर नहीं जानना है, हमें उसे खाली सिखाना होता है। हमें जो हमारे टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम ये जान सके कि बच्चा कितना ज़्यादा सीख रहा है। अब देखिए, इस ऑप्शन में 2 चीज़ों को ले रहा है ये, बच्चे को सीखने की ज़रूरतों को जानने और शिक्षण रणनीति का चयन करने में। इसमें क्या कह रहा है कि वो और उसके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हमें हर बार लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं, हमें उसकी कमियां भी देखनी है, हमें उसका परफॉर्मेंस भी देखना होता है ताकि उसमें कहाँ कमी आ रही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सा सतत और व्यापन मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षण शास्त्रों के बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। के एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया कारण हो सकती है। तो इनमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन देखना है।
एक संसाधन समृद्ध वातावरण, ये चीज़ ठीक है। सफल माता पिता, अनुशासित दिनचर्या, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो है कि बच्चों की प्रतिभाशालीता के कारण हो सकती हैं। संसाधन समृद्ध वातावरण ठीक है, परंतु खाली जो एनवायरनमेंट होता है वही इफेक्ट नहीं डालता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट के अलावा डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है? एनवायरनमेंट इनटू हेरिडिटी, यानी कि जितनी हमारी आनुवंशिकता इम्पोर्टेंट है उतनी हमारा एनवायरनमेंट भी इम्पोर्टेंट है, उसे बोलते हैं डेवलपमेंट। ये एक थ्योरी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, शायद वाइगोस्की के अकॉर्डिंग है। उन थ्योरीज को भी मैं पढ़ाऊंगी तो उनको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। थ्योरीज से कम हर बार 4 से 5 क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। जैसे कि थ्योरी प्याजे की हो गई, प्याजे की है, वाइगोस्की की है, स्किनर है, कोलबर्ग है, तो उन सबके अकॉर्डिंग है उनकी थ्योरीज, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना तथा उनको प्रयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। तो उत्साहित तो हमें किसी भी चीज़ को बच्चे की नहीं करना है, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, वर्गीकृत भी नहीं कर सकते हैं हम, उनके अच्छे व्यवहार सिखाता है, ये बात तो सही है। उनकी सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनको उपयोग करता है। जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ऑप्शन होंगे, यानी कि उसमें ज़्यादा वैरायटीज़ होंगी, ज़्यादा एरियाज़ को कवर कर रहा होगा, वही ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें देखिए उसके सांस्कृतिक भाषा उसको भी कर रहे हैं, यानी कि उसके जो पारंपरिक सिद्धांत हैं उनको भी जगह दे रहे हैं, भाषाई ज्ञान को भी महत्व दे रहे हैं, यानी कि उसको संसाधन के रूप में यूज़ करना है, नहीं कि उसको ये मानना है कि ये चीज़ें गलत है, ठीक है। संसाधन के रूप में यूज़ करना है उनको। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के प्रयोग पर। तो जो हमारा 8 क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा क्या? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग पर। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, ये तो बात सही नहीं कि हम किसी बच्चे को ज़्यादा समय दे रहे हैं और किसी को कम समय दे रहे हैं, ये तो बात सही नहीं। वो बच्चों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, कि किस बच्चे, जो कमज़ोर बच्चे हैं और जो होशियार बच्चे, हम दोनों को बैलेंस बना के चलना है क्लास में। ऐसा नहीं कि हम किसी बच्चों को ज़्यादा दे रहे हैं और किसी बच्चे को नहीं दे रहे हैं टाइम, तो वो गलत है। स्नेही होना यानी कि सहानुभूति थोड़ी ना प्रदर्शित कर सकते हैं कि भाई वो मतलब सहाय स्नेह पैदा करना या दिखाना, ये सब चीज़ें गलत है। अन्य बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी वो हमारी जिम्मेवारी है, ना कि बच्चों की, ठीक है। तो फिर फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है? जो हमारा नेगेटिव सेंस का क्वेश्चन उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक क्रियाक्रम में शारीरिक गतिविधि, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रबंध खंडों में तोड़ना। तो जो बेचैन होने पर फटकार लगाना किसी भी हालत में हमें नहीं करना, बच्चे को डांटना तो नहीं है। वैकल्पिक तरीकों की पेशकश यानी कि अगर कोई सी बच्चे को एक चीज़ एक मेथड से समझ में नहीं आ रही तो हमें उसे 2 और 3 यानी कि एक्स्ट्रा मेथड प्रोवाइड करवाने चाहिए, ठीक है, यानी कि तरीके से उसे समझाना चाहिए, ना कि उसे डांटना चाहिए। और उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है, शारीरिक गतिविधि यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है भाई, हमें फिजिकल एक्टिविटी करवानी चाहिए, पर उससे उसका मतलब फिजिकल ग्रोथ भी होती है, पर उसका ये मतलब थोड़ी है कि उसी से उसका मतलब वो हो जाएगा। सही तरीका है ये, परंतु इसने नहीं वाला पूछा है, ठीक है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एक कार्य को छोटे प्रबंधित खंडों में तोड़ना। जैसे कि कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि हम उसको मतलब छोड़ देंगे उसको। जैसे कि कोई एक बच्चा एक काम को नहीं कर पाता है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काम दिया जाता है कि पहले ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, इस काम के 3 स्टेप है, जिससे बच्चा आसानी से विचलित भी नहीं हो और अपना काम ढंग से कर पाए, ठीक है। तो उसको ये भी तरीका ठीक है, तो हमें 9th का हो जाएगा फिर सी ऑप्शन, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डिसलेक्सिक है, प्रत्यास्थायी हैं, विकलांग है, सृजनात्मक है। डिसलेक्सिया एक टाइप का डिजीज़ है जिसमें कि लर्निंग से संबंधित है, यानी कि उसे पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया।
डिसलेक्सिया, ठीक है। और विकलांग उससे तो हो ही नहीं है, तो सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव बच्चा होता है, उसमें ये सब गुण होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं की चर्चा करना। नहीं है, जहाँ पर भी नहीं वर्ड आ जाए अपने कान खड़े कर लेना। क्वेश्चन के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा गलत करने के। कुछ हल करने समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, ये बिल्कुल सही बात है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी ठीक है। सोच भी रहा है, विचार भी कर रहा है और फिर करके भी देख रहा है, शब्दावली का भी प्रयोग कर रहा है। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं की चर्चा करना। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना यानी कि क्लोज एंडेड प्रश्न, यानी कि जिनका एक ही जवाब होता है। जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, तो उसको एक ही जवाब हो सकता है, तो ऐसे प्रश्न पूछने को हम नहीं करते हैं प्रोत्साहित। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ठीक है। अब बात आते हैं 12th क्वेश्चन की। कौन सा एक संवेग है? संवेग यानी कि भावना बोलते हैं जिसमें, ठीक है। अब 12th क्वेश्चन का आंसर है ध्यान, स्मृति, उत्तेजन, यानी कि इन सब चीज़ों में से नहीं है, यानी कि जो हमारा नेगेटिव पॉइंट है वो पूछना चाह रहे हैं। वो ध्यान तो ज़रूरी है, याद रखना भी चीज़ों को ज़रूरी है, जैसे मैथ के फॉर्मूले हैं वो प्रैक्टिस ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ कुछ याद भी तो होना चाहिए ना उसके लिए। उत्तेजना यानी कि मतलब सीखने की ललक, पर डर बच्चे में नहीं होना चाहिए, तो ये इसका है नेगेटिव पॉइंट। तो आंसर हो जाएगा 12th का ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से किसका समझ सबसे अच्छा स्पष्टीकरण करता है? अब 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए, जो छोटा बच्चा है या फिर चाहे कोई भी बड़ा बच्चा है, हम अपने आप को अपने घर में भी छोटे बच्चों को देखते होंगे, तो जो छोटा बच्चा है वो सबसे ज़्यादा, चाहे हम अपने आप से भी ले तो हम कब ज़्यादा सीखते हैं? जब लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, जब हम अपने हाथ से करते हैं, या फिर हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमने देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, वो चीज़ें हमें ज़्यादा ध्यान रहती हैं, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन पे। बच्चे को जवाब दूध बूथ से खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित हो सकता है। बच्चों ने गाय को कभी नहीं देखा, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मतलब घर से ही बाहर नहीं निकलता हो, क्या पता मतलब बुक्स में, टीवी में, मीडिया में कहीं तो देखा होगा, या फिर रियल लाइफ में भी बच्चा इंटरेक्ट करता है। परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, ये भी बिल्कुल गलत है। जो हमारे पाजे मानते हैं वो ये कहते हैं कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट है, बल्कि हर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो यही मानते हैं कि बच्चे हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, यानी कि वो भी इतना ही सोचते हैं जितना बड़े सोचते हैं। बस फ़र्क ये है कि हमारे और उनके डिफरेंस है सोच में। ये नहीं कि वो थोड़ा सोचते हैं और हम ज़्यादा सोचते हैं। वो ये कहते हैं कि बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं, यानी कि वो उत्सुक होते हैं जानने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे को जवाब बूथ दूध से खरीदने अपने अनुभव पर आधारित है, यानी कि उसने अनुभव किया, उन चीज़ों को देखा है कभी, तो उसके बेसिस पे वो आंसर दे रहा है। देखिए, अब निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए, समय का पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए भी पर्याप्त देना महत्वपूर्ण, आराम करने के लिए जगह बनाना, पूछताछ के लिए माध्यम से सीखते हैं, अनुशासन बनाए रखना है। अनुशासन बनाए रखना है, इम्पोर्टेंस पर एक यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम नहीं है, हमें सिखाना है बच्चे को, हमें क्रिएटिव माइंड बनाना है, ना कि अनुशासन का पालन करना ही है। निर्धारित आज है जहाँ पे पाठ्यपुस्तक का पालन करना है। अगर पाठ्यपुस्तक का पालन करना होता तो ठीक हो जाता, परंतु यहाँ पे क्या कर दिया, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना है केवल आगे, यानी कि इसी का थोड़ी ना यूज़ कर सकते हैं, बाकी भी तो चीज़ें हैं। समय देने पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए भी पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, बट ठीक है। आराम के लिए जगह बनाना, जब बच्चे संवाद पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए, इसमें तो खाली एक बात हो रही है कि मतलब रिवाइज करवाना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि मतलब कंफर्ट जोन में लाना चाहिए बच्चे को, जहाँ पे बच्चे बिना डरे, बिना झिझक के आपस में पूछ सकें, पूछताछ कर सकें, अपने मतलब जो अपने डाउट है उनको बता सकें, और जो टीचर की बातें हैं उनको समझ सकें। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध कक्षा को प्रभावित करती है? वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों। एक मिनट, हाँ, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुफ्त के लिए बाहर लाया जाए।
पाठ्य सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चे के पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तो जो हमारा ऑप्शन है ये तो हमें चलानी नहीं है। संचालित योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा ये हो सकता है, ये भी गलत है। वे कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के साहित्य खुली शेल्फ रखे हों जो दिन में किसी समय भी उपलब्ध कराई जा सकें। संचालित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा ये भी ठीक है, पर इसमें ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, यानी कि मतलब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं, यानी कि खुद से चीज़ें लेगा और खुद से ही सीखेगा, तो वो उससे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन एक से भी ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं हमारी पेडागोगी में, पर हमें क्या करना है, जो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है हमें वो चूज़ करना रहता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए। कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। वे एक राज्य या राष्ट्र के अधिगम की एकरूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रमों के शिक्षक और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक, और इसके अलावा उनका कोई नहीं है। संसाधन रहित आ गया तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, पहले वाले दो ऑप्शन को भी देखते हैं एक बार। ये एक राज्य या अधिगम के एकरूपता बनाए रखते हैं, ये तो कोई बात नहीं हो कि मतलब राज्य और राष्ट्र में एकरूपता बनाए रखते हैं। अध्ययन के पाबंद शिक्षक और माता पिता को मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं, ये तो बात गलत है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन है वो डी। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 यानी कि NCF 2005, ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं इसे बहुत अच्छे से डिटेल में करवाऊंगी। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक NCF 2005 और एक 2009 में आया था NCF, तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार अपनी समझ से प्राप्त करती है व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत, रचनावाद, मानवतावाद। तो अब इसका सही आंसर क्या है, देखिए इसका वाद है क्रिएटिव माइंड, यानी कि जो हमारा सिद्धांत आया था उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चे को क्रिएटिव बनाना है। ठीक है, जो हमारा सिद्धांत आया था उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चे को क्रिएटिव बनाना है। व्यवहारवाद ठीक है, परंतु जो हमारा NCF है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को क्रिएटिव बनाना है, और उसका वो है कि हमें बच्चे को समावेशी शिक्षा देनी है। ठीक है, प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहन स्कूल में आते हैं। ये बात ठीक है कि भाई इन्वायरमेंट ज़रूरी है, ठीक है, ये भी बात। स्पष्टीकरण प्रश्न पूछते हैं, वे सभी उपस्थित से नियमित रहते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, ये बात ठीक है। ये जो तीनों पॉइंट हैं बच्चे, ये देखो ये हमारी इनिशियल कंडीशन है, ऐसा नहीं है प्रेरित समझा जा सकता है, ये हमारी एसेंशियल कंडीशन है। यानी कि जब तक बच्चा, अगर एक क्राइटेरिया होता है यानी कि 65 या फिर 75 अटेंडेंस उसे देनी है स्कूल में, उसका बस इतना काम रहता है। उसके बाद काम होता है एक टीचर का कि वो उसे कितने दिन में क्या सिखा रहा है, उसे उसका माइंड है यानी कि क्रिएटिव, यानी कि सक्रिय बनाना है बच्चे को हर एक चीज़ में। जैसे कि प्रश्न पूछ रहा है तो वो लर्निंग बाय डूइंग कर रही है, यानी कि अपने हाथ से करके सीख रहा है, तो उसी चीज़ों सीखने में परेशानी भी आएगी तो वो फिर पूछेगा, यानी कि उसके डाउट आएंगे। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग या फिर हैंड से करना, हाथ से करना, जो अपने हाथ से करेगा उन चीज़ों को ज़्यादा सीखेगा वो। तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछें, यानी कि अपने डाउट क्लियर करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का प्रयोग करके विषयों की व्याख्या करनी चाहिए। शिक्षक को सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन परिस्थिति एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तो जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा हो सकता है, विभिन्न उदाहरणों चित्रों का प्रयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, बात सही है। सभी प्रकार की शिक्षण सामग्रियाँ होनी चाहिए, ऐसा तो कुछ ज़रूरी नहीं। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूलों में कई बार जो हमारी बुक्स देती है गवर्नमेंट, वो कई बार लेट हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है जब तक बुक्स नहीं आएगी हम बच्चों को कुछ करवाएंगे नहीं, क्योंकि गलत है। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित मूल्यांकन के लिए नहीं की जाती हैं, वो खाली गैप्स भरने के लिए की जाती हैं कि कहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए की जाती हैं। वास्तविक जीवन परिस्थितियों में बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है,
अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह से मदद करता है? जो हमारा वातावरण है वो कैसे मदद करता है? ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। अनुशासन किसके लिए ज़रूरी है? रटकर तो हमें रटकर तो याद करवाना ही नहीं है। हमारा एनसीईआरटी 2005 में यही बात कहता है कि बच्चों को ना तो हम रटवा सकते हैं ना उसे याद करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, शिक्षकों को निर्देश देने में ये भी नहीं है चुप्पी साधे रखना तो हमारा मोटिव ही नहीं है। हमें बच्चों को क्रिएटिव बनाए, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डाउट पूछे, यानी कि सक्रिय बनाना है। ठीक है, रचनावाद बनाना है उसे, रचनावाद, ताकि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा डाउट पूछ सके। ठीक है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? सीखने और प्रदर्शित करने में एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जा सकती है, ये बात बिल्कुल गलत है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे को किसी जन्मजन्य विकार को दूर कर सकते हैं। पर्यावरण केवल बच्चे को भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केवल जहाँ वर्ड आ जाए वो आंसर नहीं हो सकता। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य वातावरण से प्रभावित होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो होता है हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का इक्वल इफेक्ट होता है, किसी का कम नहीं किसी का ज़्यादा नहीं। यहाँ पे ये है प्रोडक्ट, यानी कि गुणा, यानी कि दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस है। जितना वातावरण जरूरी है उतना ही हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता भी जरूरी है डेवलपमेंट यानी कि विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता? अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास अधिगम हो सकता है, अब बच्चे अपने पर्यावरण प्रक्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। नहीं है, जहाँ पर भी नहीं आ जाए प्लीज़ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कई बार तो आप 3 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत कर देते हैं जिनमें नहीं आता है अभ्यास, तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? बिल्कुल सही बात है, ज्ञान का निर्माण और उपयोग करके सीखते हैं, क्रिया करते हैं, ये बात सही है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। निरंतर अभ्यास के अधिगम होता है। ये देखिए एक थ्योरी का क्वेश्चन है, यानी कि पियाजे ने एक सिद्धांत दिए थे कुछ उसके, तो जो सिद्धांत है उन्होंने जो दे दी थ्योरी उनके अकॉर्डिंग ही चलती है। ऐसा नहीं कि हम उसमें कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ हटा सकते हैं। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग होता है, तो उसके पॉइंट हैं वो मैं आपको करवाऊँगी, बहुत अच्छे से करवाऊँगी। ठीक है, तो उन सबको ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? विकास, अहमता, अनुकरणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो देखिए नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं आया है। तो प्रतिकार विचार का विकास, ये तो सही बात है, मतलब ईगो सेंट्रिक हो जाता है बच्चा। जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, यानी कि इसमें क्या होता है कि प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व सक्रियात्मक यानी कि संक्रियात्मक आने से जस्ट पहले वाले स्टेज में क्या होता है, बच्चा ईगो सेंट्रिक यानी कि खुद में ही सोचता है, वही सोचता है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वही सबको अच्छी लगती है, अगर मैं सही हूँ तो सब मेरे जैसे ही सोचते हैं, तो वो ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं, यानी कि और किसी का पर्सपेक्टिव वो नहीं समझता है। ठीक है, अनुकरणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति तो होती ही है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जैसे बड़े हो जाते हैं हम उसमें ज़्यादा हो जाती है, पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति तो होती ही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों को सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब वो खुद से करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, अपने हाथ से करेंगे। सक्रिय वर्ड जहाँ आ जाए, खुद से करने की बात आ जाए, मतलब कि अपने एक्सपीरियंस से करने की बात आ जाए, उन्होंने प्रीवियस नॉलेज है उनसे बेसिस पर आ जाए, तो ऑप्शन हमेशा करेक्ट होता है। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाले सभी घटनाओं बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। हम बच्चे को कभी भी नियंत्रित नहीं करते हैं। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्य को याद करते हैं, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सब नेगेटिव सेंस के क्वेश्चन हैं, ये नहीं करवाते हैं हम कभी बच्चे को। ठीक है, विषामपट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, ये भी क्या है, मतलब नेगेटिव सेंस का हो गया। ये भी निष्क्रिय रूप से भाग लेते हैं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो बिल्कुल गलत है, हतोत्साहित करना चाहिए नहीं, पूछने से रोकना चाहिए नहीं। हमें क्रिएटिव माइंडेड बनाना है बच्चे को, यानी कि उसकी जो हमारी थिंकिंग है उसको हमें अलग अलग दिशाओं में लेके जाना है, यानी कि बच्चे को हर दिशा से सोचना है, या अगर ये ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा।
जैसे हमारे ईवीएस में है, एक दो चैप्टर आते हैं तो सेकंड थर्ड में, तो उसमें ये पूछा जाता है कि अगर पेट्रोल ना हो तो क्या होगा, तो उसके मतलब बहुत सारे आंसर बन सकते हैं। और एक हम ये पूछें कि मतलब कि दिल्ली कहाँ स्थित है, या फिर अलग अलग स्टेट कहाँ है, तो उनका एक ही आंसर होता है, या फिर 2+2 कितने होते हैं, तो 4। तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछने हैं, तो बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए और अपसारी चिंतन करवाना चाहिए। ठीक है, अपसारी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट, यानी कि मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग बनानी है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, व्यक्तिगत प्रक्रिया, एक जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। तो क्या है, सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, ये इसका ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सकारात्मक विश्वास होता है तब व्यक्ति प्रभावित नहीं होते, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, निश्चित हो जाते हैं तब सीखने किसी भी प्रयास करना बंद कर देते हैं, का उत्साह दबाव आ जाते हैं, तो गलत बात है। बच्चों की गलतियाँ महत्वहीन हैं, गलत, लापरवाह हैं, अभ्यास तुरंत सुधार देना चाहिए, एक भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन को संदर्भ में करना चाहिए, एक भाग होना चाहिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्थिति के सिद्धांत को दर्शाते हैं, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं, संवेग अलग नहीं है। ठीक है, ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस देखते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी हमारे वीडियो में कमी लग रही है तो प्लीज़ हमें बताएं, और एक बार अपने नंबर कितने आ रहे हैं आप ईमानदारी से मुझे वो भी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मतलब, और आप ये भी बताएं कि आपको कौन कौन से टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत है, ताकि सिलेबस तो मुझे पूरा ही करवाना है, पर जैसे ही होता है कि कुछ अगर आपके बारे में मुझे पता चलेगा तो मैं उन टॉपिक को और अच्छे से करवा पाऊँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको कोई भी कमी लग रही हो, किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।